अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 928वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, पिछले चंद दिनों से पूरी दुनिया के अंदर चाँद की चर्चा, चाँद का मौजू वो हर एक की ज़ुबान पर छाया हुआ है। जिधर देखो उधर चाँद की बातें हो रही है, चाँद पे इंसानों के जाने की बातें हो रही है, चाँद के ऊपर पानी तलाश करने की बातें हो रही है। पता नहीं चाँद के ताल्लुक़ से और कैसी कैसी कहानियाँ घड़ी जा रही है। इसलिए कि हमने तो बचपन में चाँद के बारे में सिर्फ़ इतना सुना था कि अम्मा बाजी कहती है और चाँद पे परियां रहती है। ये हम लोगों को नज़म पढ़ाई जाती थी स्कूल के अंदर, तो वो मुझे अच्छी तरह से याद है। लेकिन आज जो है ना, तो चाँद एक अलग टॉपिक को लेकर के चाँद पे इस तरीक़े से पानी तलाश किया जा रहा है। और आज से 50 साल पहले अमेरिका ने अपोलो 11 एक चाँद के ऊपर रॉकेट भेजा था, और जिसके अंदर जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, उन्होंने चाँद पे पहला कदम रखा था 20 जुलाई 1969। मतलब आज से एग्जैक्ट 50 साल पहले की ये बात है। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, चलो मैं आप सब लोगों से आज ये सवाल करता हूँ, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगती है? चाँद पे जाने की, चाँद पर पानी तलाश करने की, और जो एक मार्स के ऊपर भी फ़िलहाल जो है पानी की तलाश और पानी की सर्चिंग और फाइंडिंग चल रही है। आप सब लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? यही सोचते होंगे ना कि माशाल्लाह देखो, अमेरिका और अमेरिका के साइंटिस्ट अपोलो 11 अमेरिका का जो रॉकेट था, जो उन्होंने चाँद के ऊपर भेजा था, वो तो सक्सेस हो गए, पूरी तरह से कामयाब हो गए। और क्या उन लोगों के पास में टेक्नोलॉजीज़ है और नासा का काम कैसे है, आप लोग तो सब यही सोचते होंगे। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं आज आप तमाम लोगों को इस मन घड़त कहानी और मन घड़त स्टोरी की हकीकत बताना चाहता हूँ। एक्चुअल में रमज़ानुल मुबारक के महीने में मैंने तफसीर के अंदर एक तफसीर में मैंने उसमें यह बताया था कि आज दुनिया के अंदर पूरे मुल्कों में एक होड़ लगी हुई है, कंपटीशन चल रहा है कि चाँद के ऊपर कौन पहले पहुंचता है, चाँद के ऊपर कौन जाके बिल्डिंगें बना लेता है, चाँद पे कौन जाके खेती करता है, चाँद पे कौन जाके पानी तलाश करता है। और रियलिटी ये है कि रोज़ाना जो है 200 मिलियन डॉलर पूरी दुनिया के अंदर इस प्रोजेक्ट के ऊपर ख़र्च हो रहे हैं, मार्स पे, प्लूटो पे, चाँद पे और दूसरे जितने भी जो है सितारे और सैयारे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि मुल्कों में अभी अभी जो करंट इंसान है रहने वाले, उनको पेट भर खाने के लिए ग़िज़ा नहीं है, पीने का पानी नहीं है। आप लोगों को पता है, बड़े बड़े जो साइंटिस्ट है, बड़े बड़े वो लोग जो ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, उनका कहना ये है कि अगर आगे कोई भी वर्ल्ड वॉर होगा तो वो पीने के पानी के लिए होगा। क्यों? क्या रीज़न है उसका? उसका रीज़न ये है मेरे मोहतरम दोस्तों कि अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई ये ज़मीन जिसके ऊपर इंसान रहता है, आज तक हम इस ज़मीन को ही नहीं पहचान सके, न इसकी अल्लाह की इस कुदरत को जान सके, अल्लाह ने इस ज़मीन को कैसे बनाया है। अब आपको मैं एक मोटा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। इंडोनेशिया 18,000 जज़ीरों का मुल्क है। क्या आप जानते हैं उन 18,000 जज़ीरों में से तकरीबन 2,000 जज़ीरे आइलैंड्स आज भी ऐसे खाली पड़े हुए हैं, इंसान वहाँ पे नहीं गया। 2,000 है ऐसे, इंसान आबादी नहीं है वहाँ पर। सिर्फ वहाँ के जो 16,000 जज़ीरे हैं, 16,000 आइलैंड्स है, वहाँ पे इंसान रहते हैं। ये मैंने आपको खाली समझाने के लिए बताया हूँ। मेरे मोहतरम दोस्तों, दुनिया का हाल मैं आपको बताता हूँ। पीने के पानी के लिए, खाने के लिए, ग़िज़ा के लिए अफ़्रीकन मुल्कों की कारगुजारी पता है आपको? अफ़्रीका के जो मुल्क है, क्या हाल है उन मुल्कों का? दवाएं नहीं हैं, ग़िज़ाएँ नहीं हैं,
पीने का पानी नहीं है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, इंसान वो पीने के पानी के लिए मोहताज, वो खाने के लिए मोहताज, जिस ज़मीन पे हम रहते हैं उसका ये हाल है। और दूसरी तरफ रोज़ाना 200 मिलियन डॉलर एक बोगस, एक फेक प्रोजेक्ट के ऊपर खर्च हो रहे हैं, कोई हासिल नहीं है उसका, कुछ उसका रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। जो मुल्क ये दावा कर रहे हैं हम चांद पे पानी तलाश करेंगे या चांद पे इंसान को भेजेंगे, खुद उनके अपने मुल्कों का हाल ये है कि पिछले दिनों एक ख़बर पढ़ने के लिए मिली कि एक औरत के पास पकाने के लिए नहीं था, तो वो बेचारी ने अपने हाथों से अपने बच्चों को कत्ल करके उसने खुद ने भी खुदकुशी कर ली। और दूसरी तरफ वही मुल्क पूरी दुनिया में डेंगे मार रहा है कि हमने चांद के ऊपर जो है ऐसा ऐसा इस तरीके का प्रोजेक्ट भेज दिया है। ये रियलिटी है हमारे दुनिया की, ये हकीकत है हमारी। एक्चुअल मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आप लोगों को पता होना चाहिए, ये जितनी भी चीज़ें हमारे सामने आती है कि अमेरिका ने चांद पे ये भेज दिया और नासा ने जो है मार्स पे वो भेज दिया, ये सब सिर्फ अपनी ताकत को बताने के लिए कि कौन सबसे ज़्यादा ताकत वाला है। फिर चाइना ने उधर से ऐलान कर दिया हमने कपास का झाड़ पेर दिए, बोले वहाँ पे चांद के ऊपर स्पेस के अंदर उन्होंने कपास की खेती कर डाले वहाँ पे। क्यों? अमेरिका को ये बताने के लिए बेटा हम भी कम नहीं है तुम्हारे से, तुमने इंसान भेजने का दावा किए थे ना, हमने कपास के दरख्त लगा दिए वहाँ पे जाके। मतलब ये है हर एक दूसरे को सिर्फ छोटा। असल में दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ था, कभी आपने उस पर रिसर्च किए? 1915 के अंदर, जिसमें मुल्क बर्बाद हो गए। वो जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के क़यामत के करीब एक ज़माना ऐसा आएगा, एक मर्द वो 70 औरतों की किफ़ालत करेगा। वो वक्त दुनिया ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे देख लिया। यूरोप मर्दों से खाली हो चुका था। अगर आपने नहीं देखा है, आप जाइए डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के ऊपर, और हिस्ट्री वालों ने उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ऊपर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ऊपर। पूरी डॉक्यूमेंट्री आप देखिए और शुरू से लेके आखिर तक आपको मिलेगा। इंग्लैंड आज अपने आप को दुनिया का जो इतना तरक्की याफ्ता मुल्क कहता है, माँओं की गोदों से बच्चों को छीन छीन के ले जाकर जंग के मैदान में खड़ा किया गया। मर्द बाकी नहीं रहा था पूरे यूरोप के अंदर, मर्दों का खात्मा हो चुका था। 16 और 15 साल के जो कौले बच्चे हैं, उन बच्चों के भी हाथों के अंदर हथियार थमाकर उनको जर्मनी के और उनको ऑस्ट्रिया के इनके अगेंस्ट में उतार दिया गया। काई के लिए इतनी सारी लड़ाइयाँ पूरे यूरोप के अंदर, और फिर पूरी दुनिया उसमें कूद गई सिर्फ अपने ईगो के लिए, अपनी आना के लिए। इन्होंने जो है हज़ारों लाखों लोगों को कब्रों में पहुंचा दिया। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों शुरू हुई? वो जो ईगो था, वो जो अनानियत थी, वो जो अंदर का किब्र था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, वो पूरी तरह से ठेचे नहीं गया था, पूरी तरह से मरा नहीं था। इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर एटमी पावर, अब चूंकि एक्चुअल यही था कि ये सब दुनिया को ये बताना चाहते थे कि ताकत वाला कौन है। उस ज़माने में रशिया का सिक्का पूरी दुनिया पर चलता था, लेकिन अमेरिका ने जब जापान के ऊपर एटमी हमला कर दिया, क्योंकि जापान को भी आप कम मत समझो, जापान में जो टेक्नोलॉजीज़ आई है वो सब 1960 के बाद की बातें हैं। उससे पहले जापान एकदम लड़ने भिड़ने झगड़ने वाला मुल्क था। आपको क्या मालूम है कि जापान का चाइना के ऊपर कब्जा था, पौन चाइना के ऊपर। वो इतना टिच्चू भर का जापान अगर नक्शे में आप देखेंगे, और वो जापान नीचे तक वियतनाम तक आया हुआ था। ये पूरा फिलीपींस, ये पूरा थाईलैंड, ये पूरा बर्मा, आप सोचो वो इतना छोटा सा मुल्क है, उसने आधे से ज़्यादा चाइना और नीचे वियतनाम और नीचे जो है ये पूरे पट्टे को, जो साउथ एशिया है और जितना भी वेस्ट एशिया है, वो पूरे मुल्कों को अपने कब्ज़े में लिया हुआ था। अब आप सोचो ना
जो जापान के ऊपर एटमी जो हमला हुआ अमेरिका की तरफ से, वो रिएक्शन था। एक्शन तो जापान पहले ले चुका था, क्योंकि आदत थी लड़ने झगड़ने की। तो जापान ने पहले जाकर अमेरिका के पर्ल हार्बर के ऊपर, जो अमेरिका का हार्बर है, जो बंदरगाह है, जहाँ पे पूरे आर्मी के बड़े बड़े उनके प्रोजेक्ट थे, आर्मी वालों के खेमे वहाँ पे बने हुए थे, वहाँ जाके जापान ने, आप सोचो जापान कहाँ अमेरिका कहाँ, लेकिन वहाँ से वहाँ तक उसने अपने जहाज़ भेजे और वहाँ जाके उन्होंने जो है उसके ऊपर हमला करके उनको बर्बाद किया। ये एक्शन था। यानी जापान अमेरिका को ये बताना चाहता था, बेटे हम तेरे से ज़्यादा ताकत वाले हैं। तो अमेरिका ने जब उसके बाद एटमी पावर का इस्तेमाल किया और उसके बाद में परमाणु बम जब वहाँ पे छोड़ दिया, उसके बाद पूरी दुनिया पे अमेरिका की एक धाक बैठ गई, एक रौब बैठ गया, एक दबदबा। और रशिया का अभी तक जो सिक्का पूरी दुनिया पे चलता आ रहा था, वो 2 नंबर पे चला गया। अब रशिया की ताकत हो गई कम। अब मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये होड़ लग गई दुनिया के अंदर कि अपना सिक्का पूरी दुनिया पे बाकी रखने के लिए अब क्या किया जाए। तो दुनिया को ऐसे ऐसे नमूने और दुनिया के सामने ऐसे ऐसे मुअज्जज़ात और दुनिया के सामने नई नई करामात और दुनिया के सामने नए नए करिश्मे दिखाए जा सके, ताकि दुनिया के ज़हन व दिमाग के ऊपर भाईगिरी का, दादागिरी का और अपने बड़ेपन का जो रौब है वो बाकी रह सके। अब इन्होंने क्या किया, अमेरिका के अंदर जैसी चांद की ज़मीन है, वो जो एरिया है ना, अभी आपको मालूम है अमेरिका कितना बड़ा है। अमेरिका के अंदर 50 स्टेट्स है, 50 स्टेट्स, 50 स्टेट्स है। और अमेरिका के बाज़ स्टेट्स जो जोग्राफिकली यानी ज़मीन का जो रकबा है, आप सोचो, खाली एक स्टेट्स का मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। कैलिफोर्निया जो है, जो कैलिफोर्निया स्टेट है, वो सिर्फ एक स्टेट, उसका जोग्राफिकली जो रकबा है वो ऑलमोस्ट हमारे इंडिया के इतना या इंडिया से बड़ा है। उसके अलावा टोटल अमेरिका को आप देखेंगे, आप सोचो, और आबादी वहाँ की कितनी है, मुश्किल से 35 से 40 करोड़ की आबादी है। बड़े बड़े इलाके वहाँ पे वीरान पड़े हुए हैं। 500-500 किलोमीटर का एरिया ऐसा है जहाँ पे इंसान नहीं रहता, पूरे पूरे रेगिस्तान है या खाली ज़मीनें पड़ी हुई है, इंसान ही नहीं है वो इलाक़ों के अंदर। अब इन्होंने क्या किए, वैसे किसी इलाके का सर्वे किए, वैसे किसी इलाके को उन्होंने चूज़ किए और वहाँ पे अपना एक पूरा प्रोजेक्ट लगाए। और वो लगाने के बाद में दुनिया में मशहूर कर दिए कि हम लोग चाँद पे इंसान भेज रहे हैं, चाँद पे इंसान भेज रहे हैं, चाँद पे इंसान भेज रहे हैं। अब वहाँ पे तकरीबन जो है हज़ारों की तादाद जमा हो गई। 20 जुलाई 1969 को, यानी 1969 की ये बात है, अपोलो 11 उसको छोड़ दिया गया। वो गया भी, लोग भी सब अपने अपने घरों को चले गए और वो बाद में वापस भी आ गया। फिर इन्होंने क्या किए, अब ये रोज़ाना, आप सोचो, वो ब्लैक एंड वाइट का ज़माना था। वो ब्लैक एंड वाइट के ज़माने में टीवी के अंदर कभी ख़बर आ जाती थी, न्यूज़पेपर में अपोलो 11 अभी यहाँ तक पहुँच गया, अभी वहाँ तक पहुँच गया। हालांकि जिन लोगों ने बचपन के अंदर साइंस पढ़ा हुआ है, जोग्राफिया पढ़ा हुआ है, वो लोग जानते हैं कि हमारी जो ज़मीन है, ज़मीन अर्थ, इसके और सूरज के बीच में अल्लाह तबारक व ताला ने एक कुदरती पट्टा बनाया हुआ है जिसको ओज़ोन कहते हैं। ये जो ओज़ोन का जो जोन है, ये खुदा का निज़ाम है। ये अगर ये ज़मीन जिस जगह पर आज है उससे थोड़े मीटर भी सूरज के करीब रहती थी, इंसान तो जल के खाक हो जाता था। लेकिन अल्लाह ने बराबर उतनी ही दूरी पे रखा जितनी सूरज के गर्मी की को इंसान बर्दाश्त कर सकता था। बहरहाल वो ओज़ोन जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, उससे थोड़ा आगे अगर समझो इंसान चला गया या उससे बाहर कोई भी चीज़ हो वो निकल गई, वो जल के खाक हो जाती है, वो रहता ही नहीं है वहाँ पर। आप सोचो, आपने कभी प्लेन के अंदर सफ़र किया है? आप सोचो ना, हमारा जो प्लेन है ज़मीन से 40,000 फीट की ऊंचाई पे, 45-50 हज़ार की ऊंचाई के ऊपर वो जो है उड़ता है। उतने के अंदर वहाँ पे जगह जगह ऑक्सीजन के लिए उन्होंने इंतज़ाम किया है। वहाँ पे जो है कानों के अंदर अजीब अजीब तरह की आवाज़ें आती है, यहाँ तक कि आपको अलर्ट किया जाता है
कि कानों में से खून भी निकल जाता है। आप सोचो, ज़मीन से खाली आप एक आधे घंटे के फासले पे ऊपर चले गए, आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते तो 6 महीने की आप परवास को कहाँ से बर्दाश्त करोगे। बहरहाल इन्होंने स्टूडियो बनाकर ब्लैक एंड वाइट में वो सारे वीडियोस बनाए। आप सोचो, चांद पे कहीं झंडा लहरा सकता है क्या? वहाँ झंडा भी लहरा रहा है और वो झंडे का डंडा भी ज़मीन में घुसेड़ रहे हैं। अब बहुत सारी बातें हैं, चूँकि टाइम हो गया और अभी रात में 12 बज रहे हैं और मुझे फ़ौरन सफ़र के लिए निकलना है। 12:30 बजे की मेरी बस है। फिर इंशाल्लाह कभी फुर्सत रहेंगी तो आपको और डिटेल में बताऊंगा। दुआ करो अल्लाह मेरे सफ़र को आसान फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।